कहा जाता है कि मुस्लिम सिर्फ टीएमसी को देगी, ऐसी भी बात नहीं है। इस बार शायद ये वोट कहीं ना कहीं टूटेगी। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ तो कितना 10 रुपए देना है। दुकान में आए सर हाँ, हिंदुत्व की बात करिए, शब्द भी अगर हिंदुत्व वाला शब्द बंगाल से ही उजागर हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उससे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, ये अगर थोड़ा सा इतिहास हम पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं हिंदू अस्मिता या फिर इंडिजिनियसनेस अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं यही बंगाल की भूमि में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। वो नोशन कहीं ना कहीं अभी ये तो हट गया। मुझे लगता है कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है और टीएमसी बहुत ज्यादा करीबी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा करीबी होके अगर मेरा ही डेवलपमेंट ना हो तो फिर कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है बीजेपी के तरफ जाने का। परिवर्तन तो चाहिए, लोगों को परिवर्तन चाहिए, लेकिन ये बार बार मुद्दा हो रहा है कि अभी जो हाल ही के दिनों में एसआईआर के बाद वी वांट चेंज, इस तरह के लोगों का नोशन है। परिवर्तन हमें चाहिए, लेकिन चेंज फॉर गुड, नॉट चेंज फॉर बैड। नमस्कार, मी प्रतिभा चंद्रन आणि तुम्ही बघत आहात नवराष्ट्राचं पश्चिम बंगालमधून विशेष कव्हरेज। पश्चिम बंगालमध्ये यावेळची जी निवडणूक आहे ती ममता दीदींसाठी गेल्या 3 टर्म इतकी सोपी राहिलेली नाहीये। याला कारण असं की भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण ताकद लावलेली आहे। अर्थात काही मुद्दे आहेत की जे त्यांच्या विरोधात सुद्धा जात आहेत, जसं की एसआयआरचा मुद्दा, त्याबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे। असं जरी असलं तरी सुद्धा सातत्याने इथे होणारी राजकीय हिंसा, म्हणजे तो जो हिंसाचार आहे तो, बेरोजगारी आणि अनेक असे प्रश्न आहेत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे, ज्याबद्दल जनतेच्या मनात भीती आहे। पश्चिम बंगालमध्ये वातावरण बदलतंय, कुठे ना कुठेतरी लोकांना परिवर्तन सुद्धा हवं आहे आणि ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दलची अँटी इन्कम्बन्सी ज्याला म्हणतात ती सुद्धा इथे लोकांमध्ये दिसून येते। बघूया काय आहे ते नेमकं आणि कसं हे चित्र बदलत जात आहे। माझ्यासोबत आहेत जयदीप दासगुप्ता, जे की इथे प्राध्यापक आहेत, राजकीय अभ्यासक आहेत आणि पत्रकार अनेक वर्ष राहिलेले आहेत। जयदीपजी, तुमचं खूप खूप स्वागत। जयदीप दासगुप्ता अर्थातच हिंदीमध्ये बोलणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी आपण हिंदीत चर्चा करूया। जयदीप जी, ये बताइएगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव है वो अलग है, क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखा तो 7 बार लेफ्ट पार्टी, यानी बंगाल परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं करता। फिर 2011 का वो दौर था जब ममता ने चाहे सिंगूर का मुद्दा हो, चाहे नंदीग्राम हो, ये सारे उठाकर ये सत्ता में परिवर्तन लाया और लगातार 15 साल ममता के ऊपर भरोसा जनता ने जिताया। इस बार है या नहीं है या चौका लगाएगी, वो तो 4 तारीख को साफ होने वाला है। लेकिन आप यहाँ के रहने वाले हो, आपने यहाँ की राजनीति देखी है, क्या देखते हो आप? देखिए, अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो सीट्स है, असेंबली सीट्स, वो 294 सीट्स है और ये जो पहला चरण का इलेक्शन है 152 सीट्स के लिए हुआ है। और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज 91%, सरकार बनाने के लिए 147%। मैं नंबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो। यहाँ अभी मुख्यतः 2 प्रोमिनेंट पार्टी है। वाम फ्रंट या लेफ्ट फ्रंट की अगर बात करें तो वो ना के बराबर है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ना के बराबर है। तो टक्कर की फाइट अगर हम लोग बोले तो इट इज बिटवीन टीएमसी और बीजेपी के बीच। सो ये जो पहला चरण का फेज रहा, ये बेसिकली नॉर्थ बंगाल के जो 4 प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे सिग्निफिकेंट एरियाज हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो पहले इलेक्शंस में बीजेपी की अच्छी बढ़त रही
लेकिन इस बार ये है कि बीजेपी अच्छा करेगी नॉर्थ बंगाल में, नो डाउट। एट द सेम टाइम कांग्रेस के भी कुछ सीट्स इस बार खुल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अच्छे वोट्स हासिल किए हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो नेक्स्ट फेज का जो चुनाव होने वाला है, ये मूलतः साउथ बंगाल का चुनाव है, जहाँ पे टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन जैसे आपने बताया कि लास्ट जैसे 34 साल का शासन रहा लेफ्ट का, फिर टीएमसी आई। टीएमसी किस मुद्दे पे आई? क्योंकि मुद्दा नहीं था, लेफ्ट चल रही थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा है वो बढ़ चढ़ के आया है। तो इस बार भी ये सबसे ज्यादा यहाँ देखा जा रहा है, टीएमसी के रहने की वजह से बहुत सारे इश्यूज, जैसे करप्शन इश्यूज हैं, जॉबलेसनेस है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ममता का जो इमेज है वो एक मास लीडर का इमेज है, लोग पसंद करते हैं, मास अपील रखती है ममता बनर्जी। वहीं अगर लीडरशिप की बात करें तो बीजेपी में उस तबके के, उस ओरा वाला लीडर नहीं है। हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि विकास इज द मुद्दा। और एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि बहुत ज्यादा है लोगों के बीच, तो ये हो सकता है, क्योंकि जो पहले फेज में हम लोगों ने देखा कि जो भी ये निर्धारित है कि जो भी पार्टी आएगा वो थम्बिंग मेजोरिटी के साथ आएगा, एकदम क्लियर मेजोरिटी के साथ, क्लियर मैंडेट रहेगा। तो ये जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, ये तय है कि जो भी पार्टी आएगा, आइदर बीजेपी या फिर टीएमसी, दोनों में से जो भी आएगा वो थम्बिंग मेजोरिटी के साथ आएगा। सो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और ये जो सेकंड फेज का जो चुनाव है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ ये टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी के सबसे ज्यादा वोट्स यहाँ से आते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। एक और बात है कि इस बार चर्चा जो हुई वो एसआईआर को लेकर हुई। 2-3 चीजें हैं, जैसे आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा बोला, राजनीतिक हिंसाचार जितना पश्चिम बंगाल में होता है वहां उतना शायद कहीं और वो होता हो, ऐसे नहीं देखा जाता इस तौर पर। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा आया इस बार, क्या टीएमसी असल में इसको भुना पा रही है, या ये मतलब क्या इसका असर दिखाई दे रहा है लोगों के दिमाग में, क्या है? देखिए, अभी इस बार जो भी जीतेगी, ये आइदर एंटी ममता वोट होगा या फिर एंटी एसआईआर वोट होगा। अच्छा। लोगों के अंदर, क्योंकि हाल ही के दिनों में लोगों को चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, ये सारे मुद्दे तो बातचीत में ही आप किसी से भी बात करेंगे तो सबका ये कहना है, ज्यादातर लोगों का कहना है, मैं सबका नहीं कहूंगा। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है, ये लोगों के मन में बहुत ज्यादा घात जैसा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टच हुआ है। बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया है। जेन्युइन वोटर्स जो थे उसमें भी बहुत सारे लोगों के कट गए हैं। उसके बाद जिन लोगों को वापस से, उन लोगों को फिर से फाइल करना पड़ा, लीगल हैसल्स हुए बहुत। इसके बाद जिन लोगों को वोट मिला, उनका ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि बुरा रहा, और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा वोट में। तो एंटी एसआईआर वाला तो मुद्दा बहुत सिग्निफिकेंटली रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर ये एक कहीं ना कहीं एक आतंक भी है कि अगर बीजेपी पार्टी में आती है तो इस तरह के फिर बार बार कदम ना उठाए, जिसकी वजह से हम लोगों को बार बार हेरेसमेंट का शिकार होना पड़े। सेकेंडली, जो मुद्दा टीएमसी बार बार उठाती है कि बीजेपी जैसा नॉर्थ इंडियन जो पार्टी है, हिंदी भाषी जो पार्टी है, वो आएगी तो बहुत डोमिनेंटली बहुत सारी चीजों को लागू करेगी। बंगाली मछली खाना पसंद करता है, मछली खाना कहीं ना कहीं रोक देगा। ये सारी चीजें लोगों के अंदर, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो भी पार्टी, मतलब बंगाल के लोग वैसे देखा जाए तो बुद्धिमान लोग माने जाते हैं, तो क्या वो मछली वाला मुद्दा सचमुच उनको लगेगा, कन्विंसिंग लगेगा? देखिए, अभी भी जो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, हाँ। असम हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह तो चल ही रहा है। वैसा कहीं बैंड उस हिसाब से लगा नहीं। करेक्ट। कहीं एट द सेम टाइम बंगाली इंटेलेक्चुअली भी है, एट द सेम टाइम ही और शी इज इमोशनल भी है। बराबर। तो इमोशनल मुद्दा कहीं ना कहीं अगर अपोनेंट बुना सकती है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा कहीं ना कहीं हिट होगा। सेकेंडली, जो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है, उसमें भी जैसे कि अभी लास्ट जो असेंबली इलेक्शन था, उसमें
बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स का रोल बहुत लक्ष्मी भंडार ज्यादा। जैसी योजनाएं हाँ, हुई हैं। लक्ष्मी भंडार जैसा योजना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा कन्विंसिंग रही लोगों के लिए। हालांकि बीजेपी बोल रही है कि वो सरकार में आएगी तो 1500 की जगह 3000 कर देगी। लेकिन लोगों के अंदर ये है कि अभी ये पार्टी आई नहीं, आने के बाद देगी, लेकिन मुझे तो मिल रहा है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, आप अगर शहर की बात छोड़ के रूरल एरियाज में अगर आप जाती हैं तो एक घर में से फॉर एग्जाम्पल बहू, बेटी, माँ, दादी माँ सबको मिला के 5-6 लड़कियां हैं, तो उन लोगों को 1500 को करके अगर मिलता है, इजी हिसाब है 8-10 हजार का एक घर बैठे बैठे मिलने का एक अरेंजमेंट है। तो कहीं ना कहीं लोगों को के मन में भी ये डर रहेगा कि ये जो मिल रहा है मुझे, ये अगर ये पार्टी आएगी अगर नहीं देगी तो नहीं होगा। ये सारे फैक्टर्स बहुत छोटे छोटे लोकल लेवल्स के फैक्टर्स हैं। ब्रॉडली अगर सोचा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन लोग क्योंकि इमोशनली भी सोचते हैं और वोटिंग बहुत इमोशनल मामला रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट करेगी। फिर ये है कि जो हुआ आरजीकर वाला मामला हुआ वो, या फिर अगर हम देखें संदेश खली जैसी बातें, लोगों में कितना वो डर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या ये लोगों तक पहुंचा है कि लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो? देखिए, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आरजीकर ही नहीं, उसके बाद बहुत सारे घटनाएं इस तरह की घटी, मतलब महिलाओं के साथ, जिसको माना जाता था वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया महिलाओं के लिए। 11-12 बजे तक वापस काम करके लड़कियां घर लौटती थी। लेकिन हाल ही में ये सारी चीजें और उसके बाद के जो रिएक्शंस, गवर्नमेंट हो, प्रशासन हो, लीगली आप वो बात अलग है, लेकिन किस तरह से क्या एटीट्यूड रहा गवर्नमेंट का, क्या एटीट्यूड रहा पुलिस का, ये भी कहीं ना कहीं बहुत दायरे में रहा। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, लोग सड़कों पे उतरे, महीनों तक मूवमेंट चला। तो महिला सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में। सेकेंडली, एडुकेशन में अगर देखा जाए तो बहुत सारा करप्शन की बातें सामने आई। बहुत सारे करप्ट लीडर्स पैसा लेके टीचर्स के रिक्रूटमेंट में शामिल दिखे गए। ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि अगर वोटिंग जब भी होती है तो फ्यूचर देख के वोटिंग होती है। कोई भी पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं वो नहीं सोचेगी कि जो सरकार है वो अगर एडुकेशन को ठीक से इंश्योर नहीं कर पाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। ज्यादातर बच्चे 12 या फिर ग्रेजुएशन के बाद बाहर चले जा रहे हैं। ये ट्रेंड भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एडुकेशन, महिला सुरक्षा, ये सारे इश्यूज तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी, मतलब इस सिलेक्शन। एक है कि बंगाली अस्मिता की बात होती है कि बंगाल की अपनी एक अस्मिता है और उसके बनाम हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा लाती है। तो जो भद्रलोक जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो क्या मानता है, उनके दिमाग में क्या है? देखिए, इंटेलेक्चुअल्स जितने भी मेरे जान पहचान के, मैं जिनसे बात करता हूँ, तो देखिए, अगर हिंदुत्व की बात करें, ये शब्द भी, अगर हिंदुत्व वाला शब्द बंगाल से ही उजागर हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उससे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, ये अगर थोड़ा सा इतिहास हम पीछे जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू अस्मिता या फिर इंडिजिनियसनेस अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं यही बंगाल की भूमि में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। सोशल रिफॉर्म हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, रिलीजियस रिफॉर्म्स हमने देखे कि वैष्णव मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का, फिर इसके बाद रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट, वेदांत मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स का गढ़ रहा है यहाँ पे। हिंदू फिलोसफी, हिंदू जो ट्रेडिशन, हिंदू जो विचारधारा, उसमें जब भी कभी रिफाइनमेंट की जरूरत हुई है, ये बंगाल की भूमि से कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है कि इस धर्म को ठीक से प्रोजेक्ट किया जाए। इनके अंदर जो सुपरस्टिशंस या फिर कंजर्वेटिवनेस है उसको हटा के किस तरह से एक ब्रॉड धर्म है इसको प्रोजेक्ट किया जाए, ये बंगाल की भूमि से ही हुआ है। तो सेकेंडली, एक समय एक दौर ये रहा कि एक लंबा चौड़ा शासन लेफ्ट का रहा। लेफ्ट के दौरान ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम होती दिखी गई। तो मिक्स्ड, अगर आप बात करें इंटेलेक्चुअल्स की, तो एक मिक्स्ड रवैया है, मिक्स्ड अप्रोच है लोगों के बीच, मिक्स्ड समझ है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों के बीच है नैरेटिव, ये मेरा मानना है। फिर
एक बंगाली ममता दीदी अपने आप को बंगाल की बेटी कहती है, और वो बंगाल में उसका कितना असर है वो दिखाई देता है, क्योंकि लेफ्ट को हराना आसान नहीं था। तो अपनी उनकी पकड़ है, और वो भाजपा को बाहर का व्यक्ति बताती है, मतलब भाजपा का बाहर की पार्टी है। लोगों के दिमाग में क्या है कि क्या ये सचमुच बाहर की पार्टी लगती है उन्हें, या फिर अब इतने साल भाजपा जो लेगवर्क यहाँ पर करती आई है, जमीनी बुनियादी काम जो करती आई है, तो कहीं ना कहीं वो अंतर हटता नजर आ रहा है। देखिए, मुझे जितना दूर पता है कि अभी तक लोग, क्योंकि इतने दिनों से शासन है, फिर बीजेपी का एक रोल रहा है, लोग बीजेपी को देख रहे हैं। यहाँ पे सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकेंडरी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, जैसे यूपी हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, बहुत सारे जगहों पे भाजपा का शासन है। कहीं ना कहीं ये बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बार बार जो बात उठाती है कि अगर डबल इंजन का सरकार रहा तो डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट्स बहुत जगह पे रुकी पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस कॉमन कोऑर्डिनेशन। तो लोगों के अंदर देखिए, डेवलपमेंट सभी चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह है, और जो वोटर्स है वो सोच समझ के ही वोट देती है। लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो नोशन कहीं ना कहीं अभी ये तो हट गया। मुझे लगता है कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है और टीएमसी बहुत ज्यादा करीबी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा करीबी होके अगर मेरा ही डेवलपमेंट ना हो तो फिर कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है बीजेपी के तरफ जाने का। सो बेसिकली लोगों के अंदर एक क्लियर, कहीं ना कहीं ये नोशन अभी इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से पार्टी कितना ज्यादा कन्विंस कर सकती है अपने नैरेटिव से, वो देखने वाली बात है। एक है कि ममता दीदी जहां रहती है, काली घाट, वो एक सिग्निफिकेंस भी है उसका। वहीं भाजपा की ओर से अगर चेहरा नरेंद्र मोदी है और मोदी बनाम ममता, ऐसे अगर ये चुनाव हो रहा है, तो बंगाल के साथ जुड़ने के लिए मोदी किस तरह की अपनी एक स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि झालीमुरी का उनका देखा हमने कि सबसे ज्यादा चल गया, वो वीडियो चल गया। कल गए तो हुगली नदी में गए और वहां पर उन्होंने नौका विहार किया, और क्या क्या वो ये जताने की कोशिश, क्योंकि मोदी जहां जाते हैं वहां अपना एक व्यक्तिगत कनेक्ट उस राज्य के साथ क्या है उसे जाहिर करने की, उसको लोगों में पहुंचाने की बहुत कोशिश होती है उनकी। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मोदी का बार बार कहना है, क्योंकि वो जब भी आते हैं सबसे पहले दक्षिणेश्वर, इसके बाद बेलूर मठ का सफर उनका रहता है। वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो बार बार ये कनेक्ट, वो बंगाल से पहला कनेक्ट अगर देखा जाए तो 16 या 17 साल की उम्र में वो पहली बार बंगाल आए थे, तब बेलूर मठ का रुख उन्होंने किया था। तो एक दूसरे तरीके का जीवन व्यतीत करना उनका लक्ष्य था उस समय। लेकिन वो कहीं ना कहीं रामकृष्ण मिशन के ही इन्फ्लुएंस की वजह से, स्वामी आत्मानंद जी जो उनके भी गुरु रहे हैं, और जो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट रहे हैं इससे पहले, तो उनका भी एक अहम भूमिका रही है उनके जो व्यक्तित्व को निखारने में। वो इस चीज को बार बार एक्नॉलेज करते हैं, वो बार बार इस चीज को जताते हैं कि इस तरह से उनका कनेक्ट है। और अगर आप देखें तो उस दिन जब वो बेलूर मठ आए तो उन्होंने मंदिर का दर्शन किया, श्री रामकृष्ण के मूर्ति को प्रणाम किया। इसके बाद वो स्वामी विवेकानंद के रूम का दर्शन किया, वहाँ बहुत समय बैठे। इसके बाद आके माँ शारदा देवी के समाधि मंदिर, स्वामी विवेकानंद के समाधि मंदिर के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट जो स्वामी गौतमानंद जी महाराज है उनसे भी दर्शन किया, उनका भी प्रणाम किया। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि बहुत सारे, मैंने सोशल मीडिया में भी बहुत सारा कमेंट देखा कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। और अभी ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा के लोग भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इसी से, और इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को। हालांकि वो बंगाल से नहीं है, रूटेड नहीं है, गुजरात से है, लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट तो जरूर करती है। लेकिन ये इमोशनल कनेक्ट कितना
हद तक वोट में टर्न होगा, ये देखने हम्म। वाली बात है। एक और बात है कि अगर हम बंगाल की बात करें और मुस्लिम फैक्टर की बात ना करें, ये नहीं हो सकता। हम्म। यहाँ पर मुस्लिम वोटर लगभग 40% है और ममता के खाते में वो काफी सारा इकट्ठा जाता है। क्या अभी हिंदू और मुस्लिम ये ध्रुवीकरण हुआ है? और वो ध्रुवीकरण मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या हिंदू वोट भी कंसोलिडेट होगा? नहीं, ये चीज तो एक रहा है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा मुद्दा रहा है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट ज्यादातर टीएमसी की तरफ जाती है, लेकिन इस हाल ही के मुद्दों को अगर देखें तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स अभी निकल के आ रहे हैं। जैसे आईएसएफ जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई, जी। उससे एक कैंडिडेट भी असेंबली में एमएलए है भंगर सीट से, हम्म। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मुस्लिम्स का ये जो कहा जाता है कि मुस्लिम्स सिर्फ टीएमसी को देगी, ऐसी भी बात नहीं है। इस बार शायद ये वोट कहीं ना कहीं टूटेगी और ये डिवीजन आईएसएफ हुमायूं कबीर की तरफ भी, हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस से निकल के अपना एक पार्टी प्लॉट किया, वहां कहीं कुछ ना कुछ सीट्स हो सकता है जाएगी। एट द सेम टाइम लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ भी ये वोट रुक करेगी। तो जो पोलराइजेशन वाली बात है वो कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वोट बैंक भी बहुत सिग्निफिकेंट है, किस तरफ जाती है ये देखने वाली बात है। अभी ममता के पुराने साथी शुभेंदु जो नंदीग्राम में ममता को हराए, क्या ममता इस बार उसका बदला भवानीपुर में लेगी या फिर वही रिपीट होने वाला है? देखिए, ममता का क्योंकि गढ़ है कालीघाट भवानीपुर, तो ये ममता इंश्योर करेगी कि वो वोट उन्हीं को रहे। नंदीग्राम ठीक है, नंदीग्राम से ममता बनर्जी का जो मूवमेंट है लेफ्ट के अगेंस्ट में, नंदीग्राम और सिंगूर जो हम प्रोमिनेंट मानते हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट शासन का इतना लंबा बड़ा शासन टूटा, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के नंदीग्राम और सिंगूर मूवमेंट के बाद ही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये समझ आया। इसके बाद ममता बनर्जी को वोट मिला। लेकिन भवानीपुर जैसा एक क्रूशियल सीट, भवानीपुर देखा जाए तो ममता का तो गढ़ है ही, एट द सेम टाइम वहाँ इक्वेशंस भी बहुत ज्यादा है। इक्वेशंस अगर देखा जाए तो बंगाली वोटर्स है, एट द सेम टाइम वहाँ हम लोग देखते हैं तो सिख सेटलमेंट्स भी हैं, गुजराती सेटलमेंट भी है, मिक्स सेटलमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है वोट वो करेगी। लेकिन मुझे जितना दूर लगता है कि ममता का गढ़ है, तो ममता वो इंश्योर करेगी कि वही जीते। ममता अपने यहाँ से तो ठीक है, राज्य में आप क्या देखते हैं? अब क्योंकि दूसरे फेज का वैसे तो अभी वोटिंग होना है, वो बात अलग, परंतु परिवर्तन की संभावना भी ज्यादा लग रही है। परिवर्तन तो चाहिए, लोगों को परिवर्तन चाहिए, लेकिन ये बार बार मुद्दा हो रहा है कि अभी जो हाल ही के दिनों में एसआईआर के बाद वी वांट चेंज, इस तरह के लोगों का नोशन है। परिवर्तन हमें चाहिए, लेकिन चेंज फॉर गुड, नॉट चेंज फॉर बैड। सो हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। फिर पर्याय क्या रह जाता है? हाँ, चेंज, क्योंकि कांग्रेस या लेफ्ट ये इतना ताकतवर नहीं है। हम अगर जमीनी हकीकत देखें तो लोग भी बात कर रहे हैं तो या तो भाजपा की कर रहे हैं या तृणमूल की कर रहे हैं। कांग्रेस की बहुत बढ़ चढ़ के बात लोगों में नहीं है, या लेफ्ट की भी बात बढ़ चढ़ के लोगों में नहीं दिखाई दी। नहीं, इस बार तो क्लियर है कि ये दोनों पार्टी में से ये फर्स्ट फेज के जो वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये क्लियर मैंडेट है कि जो भी पार्टी आएगी वो थम्बिंग मेजोरिटी के साथ आएगी, बहुत अच्छे सीटों के साथ सामने आएगी। तो ये अभी देखने वाली बात है कि कौन ले जाता है। वैसे देखा जाए तो गठबंधन की सरकार बंगाल ने देखी नहीं है, नहीं, मतलब सबसे ज्यादा ये नहीं हुआ, राइट? या गठबंधन बना नहीं। जैसे अगर देखे तो लेफ्ट से निकल के बहुत सारे लीडर्स ने पार्टी प्लॉट कर दिया, कांग्रेस से निकल के ममता बनर्जी ने अपना पार्टी प्लॉट किया। तो गठबंधन इतना ज्यादा नहीं होता वो। अभी अगर नेशनल पॉलिटिक्स पे भी अगर देखे तो गठबंधन नहीं है, क्लियर मैंडेट है। लोगों का ये है कि बार बार वोटिंग से अच्छा है कि एक जगह मैंडेट दे, क्लियर मैंडेट दे और वो रहे कुछ दिन, और ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद फिर वो बदल जाए। जो जैसे लेफ्ट का इतना लंबा शासन के बाद वो बदली, इसके वजह से ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व को आगे आना पड़ा, फिर चेंज हुआ, अकेली लड़ी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, और इसके बाद उन्होंने अलग से पार्टी फॉर्म किया और अपने बलबूते पर ये पार्टी को इतना लंबा शासन वाले सरकार को गिराया। ये ओरा ममता बनर्जी के बाद पास है। लेकिन ये जो 15 साल के शासन है, यहाँ पे
करप्शन का भी इशू उठता है, विमेन सिक्योरिटी के भी इश्यूज उठते हैं। सेकेंडली फ्यूचर ऑफ बंगाल की भी बात उठती है। बंगाल तभी अस्तित्व में रहेगा जब एजुकेशन, हेल्थ, विमेन सिक्योरिटी, यहाँ की कल्चर, सभ्यता, ये सारी चीजें स्ट्रांग रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भी पार्टी सरकार 4 तारीख को कोई ना कोई पार्टी तो थम्बिंग मेजोरिटी के साथ नहीं, वो बात बनाएगी, है, वो हाँ। टीएमसी या बीजेपी जो भी बनाए, लेकिन सिग्निफिकेंटली चेंज वाला मुद्दा तो रहेगा। लेकिन ये हम लोग देखेंगे अभी 4 तारीख को कौन क्लियरली वोट लाते हैं, क्योंकि अभी अभी उस हिसाब से पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन ये दोनों पार्टी में से तो एक जीतेगी और अच्छे से नहीं, जीतेगी। वो तो वैसे भी है। मुझे ये पूछना है कि एसआईआर का मुद्दा आपने बताया, लेकिन पहले फेज का चरण का जो चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, वो हमने जब देखा तो पहली बार बंगाल के इतिहास में कई सालों बाद हिंसा की इक्का दुक्का जो घटनाएं हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण रहा है। जी क्या इसका भी असर लोगों पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, इससे तो साफ ये दिखता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज 91% इज ऑल्सो, ये भी नंबर इतिहास में बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे नंबर है। इससे पूरा पता चलता है कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने मन बना के आया कि जिसको भी हम जिताएंगे उनको जिता के छोड़ेंगे। तो ये दोनों फैक्टर है, अभी एंटी ममता हो सकती है, एंटी एसआईआर हो सकती है। तो कोई जो भी जीतेगी वो क्लियर मैंडेट से जीतेगी, और लोग अच्छा ही चाहते हैं। लोग फ्यूचर सोच समझ के जब लोग वोट दे रहे हैं तो अच्छे के लिए सोच के ही वोट दे। ये धन्यवाद जयदीप, आप हमारे शो पर आए और बात करी। तर आपण बघितलं की जयदीप दासगुप्ता आपल्याशी बोलत होते। सविस्तरपणे त्यांनी बंगालमध्ये आता नेमकं काय चालू आहे आणि इथली लोकांच्या मनातली जी भावना आहे ती नेमकी काय आहे हे स्पष्ट केलेलं आहे। एसआयआरचा मुद्दा भारतीय जनता पार्टीने इथे घेतला, तो टीएमसीने लावून धरला, कारण जवळपास 27 लाख लोक असे होते की ज्यांचं पुन्हा जेन्युइन केसेस होत्या, ज्यांची नावं या मतदार याद्यांमध्ये दिसली नाहीत। अर्थात 91 लाखांमधला हा 27 लाखांचा आकडा आहे। हे सगळं जरी असलं तरी सुद्धा लोकांना परिवर्तन हवंय, विकास हवाय। अशा परिस्थितीमध्ये नेमकी जनता काय करते हे आपल्याला 4 तारखेला स्पष्ट कळणार आहे। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ममता दीदी आणि भारतीय जनता पार्टी दोघंही आपली ताकद लावणार हे उघड आहे। तुमची मतं काय आहेत आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नमस्कार, धन्यवाद।